नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं। चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आपका ये फेवरेट शो और सबसे पहले देखते हैं कि वो कहानियां जिन पर आज आपने वोटिंग कर कर अपनी पसंद हमको बताई है। पब्लिक व्यू क्या कह रहा है। पहली स्टोरी थी कि कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का इस्तीफा हुआ। अब राहुल गांधी का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इस खबर का विश्लेषण करेंगे। 20% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं। डॉन को धुरंधर ने फंसा दिया। रणवीर सिंह के सपोर्ट में कौन थे, इस खबर को देखने के लिए 21% लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार डॉन और धुरंधर का आपस में क्या रिश्ता है, क्या कंट्रोवर्सी है। पूरी खबर डिटेल में 7:28 पर आपको चक्रव्यूह के सेकंड पार्ट में इत्मीनान से दिखाता हूं। चक्रव्यूह में कहां फंसा है एग्जाम सिस्टम, इस खबर को 27% लोग देखना चाहते हैं। क्यों सीबीएसई और एचआरडी मिनिस्ट्री लगातार सवालों के घेरे में है। और चौथी खबर जो सबसे बड़ी खबर बनकर आपके वोटों के जरिए नंबर 1 बनी है, वो है कि क्या 12वीं के बच्चों के साथ सीबीएसई ने धोखा किया है। इस खबर को देखने के लिए 32% दर्शकों ने पसंद किया है, सबसे अधिक वोट दिए हैं। छात्रों के भविष्य का सवाल जो है, और आज यही हमारी कवर स्टोरी भी है। 17 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कब हो सकता है, जब सीबीएसई का सिस्टम उनके सपनों को महज एक डिजिटल प्रयोग समझ ले। आज देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार मान लिया कि सीबीएसई की 12वीं क्लास की कॉपी चेकिंग में गड़बड़ियां हुई हैं। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और मीडिया के दबाव के बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से माना गया ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम को लागू करने के दौरान दिक्कतें आई हैं। आज सीबीएसई के जिस ओएसएम सिस्टम पर पूरे देश में बवाल मचा है, उसे लेकर हमने यानी आपके फेवरेट शो चक्रव्यूह इसी कार्यक्रम में आज से ठीक 3.5 महीने पहले इस सिस्टम को चेता दिया था, सवाल उठा दिए थे। ईमानदारी से अगर बात मैं कहूं, मैं और मेरी पूरी चक्रव्यूह की टीम ये चाह रही थी कि 3.5 महीने पहले हमको सीबीएसई ने जो कहा वो सब ठीक निकले। सीबीएसई अपनी बातों पर बिल्कुल खरी उतरे, मगर ये हो ना सका। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है कि हम अपनी पीठ खुद थपथपाएं, क्योंकि ये विषय बेहद चिंता का है। ये देश के नौजवानों के भविष्य का सवाल है, देश के फ्यूचर का सवाल है। मगर ये वक्त आज सबको ये बताने का जरूर है कि चक्रव्यूह ने 12वीं की परीक्षा शुरू होने के 4 दिन पहले सीबीएसई को चेता दिया था। अगर उसी वक्त सीबीएसई ने ध्यान दे दिया होता हमारी बातों पर, तो आज बच्चों के साथ गलत नहीं हुआ होता, वो दर दर नहीं भटक रहे होते। सीबीएसई और उनके अधिकारियों ने हमारे जैसे कुछ लोग जो लगातार चेतावनी आज से 3-4 महीने पहले दे रहे थे 12वीं की परीक्षा शुरू होने के पहले, उस वक्त सीबीएसई ने सबको नकार दिया। उसके अधिकारियों ने हमारी बात एक ना सुनी, जिसका नतीजा आज दिख रहा है ढाक के 3 पार। इतना बड़ा और इतना नया अनुभव है और पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है 12वीं के तमाम 17-18 लाख बच्चों के लिए। सवाल दरअसल बच्चों के भविष्य का, और यही चिंता हमको भी है। 12वीं की परीक्षा से पहले ही हमने उठाए थे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, खासकर पेरेंट्स के मन में। क्या देश भर के हर स्कूल में इंटरनेट इतना मजबूत होगा कि कॉपियां स्कैन कर कर अपलोड हो जाएंगी? क्या हर टीचर डिजिटली सिस्टम के लिए पूरी तरीके से ट्रेन कर दिया गया है? और अगर 32 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग में कहीं एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन है? रिजल्ट के बाद अब सीबीएसई के ओएसएम पर बवाल। तब हमने कहा था परीक्षा छात्रों की नहीं, सीबीएसई सिस्टम की है। ऐसे में कहना गलत नहीं कि इस व्यवस्था की असली परीक्षा छात्र नहीं, सिस्टम की है। जब नतीजे आएंगे, उम्मीद करनी चाहिए कि ये सिस्टम सक्सेसफुल रहे, फेल ना हो। पेरेंट्स की जो चिंताएं हैं वो चिंताएं ही रहें, वो चिंताएं सुलझ जाएं। अब सीबीएसई का ओएसएम सिस्टम फेल साबित हुआ। हमने सीबीएसई को 13 फरवरी को ही चेताया था। स्कैनिंग के दौरान कोई पन्ना क्लियरली अपलोड नहीं हुआ, कोई पन्ना मुड़ गया, उसकी कॉपी ठीक से नहीं हो पाई। अगर सिस्टम क्रैश हो गया या सर्वर डाउन हो गया तो क्या होगा?
कहीं बच्चों का भविष्य 12वीं की परीक्षा है, तकनीकी गड़बड़ी की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगी। तब सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक ने क्या बताया था? हमारा सीक्रेसी बढ़ेगी। चौथी चीज़ ये कि जो पहले कभी हमारे जोड़ की, घटाव की, ये सब मिस्टेक्स होती थी मार्क्स को अवॉर्ड करने पर, तो वो सारी मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ इनबिल्ट हो जाएगा। तो क्या सीबीएसई ने देश के 17 लाख बच्चों को डिजिटल प्रयोगशाला का हिस्सा बना दिया? 12वीं की कॉपियां डिजिटली चेक होंगी। जी आप पेपर मैनुअली लिखेंगे, लेकिन कॉपियां डिजिटली चेक होंगी। ये एक तरीके से एक डिजिटल प्रयोग है, बिल्कुल नया और बिल्कुल आप कह सकते हैं अनूठा, क्योंकि सीबीएसई 12वीं के 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की किस्मत डिजिटल स्क्रीन पर लिखी जाएगी। क्या 17 लाख छात्रों के भविष्य को ट्रायल एंड एरर मॉडल पर छोड़ दिया गया? अब मामला सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी का नहीं है, अब मामला जवाबदेही का है। याद कीजिए, चक्रव्यूह में हमने समय रहते खतरे की घंटी बजा दी थी। 17 फरवरी से सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी थी और उसके सिर्फ 4 दिन पहले 13 फरवरी को सीबीएसई की तरफ से ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर 4 घंटे से भी अधिक की एक वेबिनार कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, यानी ट्रेनिंग देने का काम किया गया। एग्जाम सेंटर के प्रिंसिपल्स के साथ ऑर्गेनाइजर्स को ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के बारे में समझाया गया, बताया गया। हमने उसी दिन इस नई व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। हमने पूछा था, अगर स्कैनिंग करने में गलती हो गई तो, अगर किसी बच्चे की आंसर शीट का कोई पन्ना अपलोड नहीं हुआ तो, अगर सर्वर डाउन हो गया तो, अगर इंटरनेट बैठ गया तो, अगर किसी बच्चे का जवाब साफ साफ स्कैन नहीं हुआ तो क्या होगा? और अब जो आशंकाएं हमने करीब 3.5 महीने पहले जताई थी, वो अब हकीकत बनकर बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ी। फिर उसके बाद जो कॉम्पिटिशन्स में कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया होता है कि इतने परसेंटेज पे आप पेपर दे सकते हो, वो भी नहीं आ रहा। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स में 60% है कि PCMB मिला के 60 आने चाहिए। अब जिसके 60 नहीं आ रहे हैं वो पेपर भी नहीं दे पा रहे हम, इस चक्कर में कि हम वो है ही नहीं, मार्क्स उतने आ ही नहीं रहे हमारे। और फिर जब कॉपीज रीएवल्यूशन ली थी तो पता चला कि चेकिंग ही बिल्कुल हर क्वेश्चन में 0-0 मार्क कर रखा है। मैंने काफी पेजेस देखे जिसमें वो ब्लर थे, जिसमें मैंने नंबर एक्सपेक्ट करे थे उसमें मेरे नंबर आ ही नहीं रखे थे, उधर 0-0 दे रखे थे। और जिससे कि मेरी टोटलिंग में मेरे को एरर भी लगा कि क्या कहते हैं दिक्कत हो रही है, जिसने मैंने एक्सपेक्ट करे थे मार्क्स उतने आए भी नहीं थे। अभी बोर्ड एग्जाम दिया है, सबका रिजल्ट आ चुका है, बट 13 दिन हो चुके मेरा रिजल्ट नहीं आया अभी तक। रिजल्ट ही नहीं आया है 12th का, अपलोड नहीं हुआ है वहाँ से। अपलोड ही नहीं हुआ है। तो देखिए इस तरह की भी परेशानी है कि रिजल्ट ही अपलोड नहीं हुआ है। तो सोचिए आंखों में आपके आंसू है, क्या मतलब कैसा हुआ था पेपर? पेपर अच्छा गया था बहुत, और मेरे को उम्मीद थी कि 75+ आएंगे मेरे, बट अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। तो मार्क्स थोड़े ना कम थोड़े ना है कि बिल्कुल फेल ही कर दिया। 15-16 नंबर दे रहे, जो कि पूरे क्वेश्चन मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। भाषा का डिफरेंस है पर उसमें भी कुछ नंबर ही नहीं दिया, बिल्कुल 0-0 दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, जो कि मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। बिल्कुल अच्छे से किया, जैसे टीचर ने बताया बुलेट पॉइंट में लिखना, बिल्कुल मैंने वैसे ही लिखा है, सब कुछ किया तो भी नहीं नंबर दे रहा। आप भी बोल रही हो अंदर जाके तो मैम कह रही है फोटो कॉपी निकलवाओ, हर चीज में पैसे खर्चे हो रहे हैं। पेरेंट्स थोड़ी ना इतना करेंगे, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ दे? 12th क्लास से कैरियर का सवाल है। ये किसी एक छात्रा के आंसू नहीं है, ऐसे न जाने कितने छात्र हैं जो आंसू पी के बैठे हुए हैं। ओएसएम सिस्टम को लागू करते हुए सीबीएसई की तरफ से कहा गया कि 12वीं की कॉपियां अब ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम से चेक होंगी। दावा किया गया कि इससे समय बचेगा, खर्चा बचेगा, पर्यावरण की रक्षा होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, गलतियां कम होंगी। तब सबको सुनने में यह सब कुछ बहुत अच्छा, बड़ा मॉडर्न, बड़ा टेक्निकल लगा था। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिस्टम, ऑनलाइन मूल्यांकन, पेपरलेस प्रोसेस। लेकिन आज की तारीख में सच क्या निकलकर सामने आया है? खोदा पहाड़, निकली चूहिया। 12वीं में बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चों को लैब में डिसेक्शन के लिए चूहा दिया जाता है, लेकिन बच्चों और उनके माता पिता का दर्द सुनकर तो यही लगता है कि सीबीएसई ने देश के बच्चों को ही अपने डिजिटल लैब का चूहा बना दिया। 12वीं की परीक्षा में इस बार करीब 18 लाख के आसपास बच्चे बैठे। 98 लाख आंसर शीट्स पहुंची। एक आंसर शीट में अगर 32-40 पन्ने भी है तो मान के चलिए कि 40 करोड़ पन्ने स्कैन किए गए। परीक्षा ऑफलाइन हुई लेकिन मार्किंग ऑन स्क्रीन की हुई। सीबीएसई ने दावा किया था पारदर्शिता आएगी, गलतियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन आज हकीकत आप सबके सामने है।
ब्लड स्कैन, आंसर शीट के पन्ने गुम हो चुके हैं, कॉपियां अदल बदल गई हैं, कम नंबर और लाखों छात्रों का भरोसा टूट गया है। 3 महीने पहले सीबीएसई ने जिस ओएसएम सिस्टम को भविष्य की तकनीक पर कहकर लॉन्च कर दिया था, 18-19 लाख बच्चों को उसके हवाले कर दिया था, आज उसी सिस्टम पर इन बच्चों का भविष्य सवालों के घेरे में है। लगातार सवालों की बौछार हो रही है। हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा ने जब देहरादून में कोचिंग चलाने वाले एक टीचर से सवाल किया तो कैसे उनकी आंखों से आंसू छलक उठे, आप खुद देख लीजिए। सिस्टम भिखारी बना देगा, ये देश को भिखारी बना देगा। एक पेपर हम एग्जाम ठीक से नहीं करा पा रहे, एक एग्जाम ठीक नहीं हो रहा है और हम दुनिया भर का डंका बजा रहे हैं कि हम विश्व गुरु बना देंगे। ये संभव है? अरे विश्व गुरु हम बनाएंगे, हमारे ये बूढ़े लोग बनाएंगे, ये बच्चे बनाएंगे, ये भविष्य है इस देश के। इनका पैर कमजोर कर रहे हो, इनका पैर तोड़ रहे हो। सर आप बहुत भावुक हो गए, आपने भी पूरे साल मेहनत करी, कैसे देखते हैं? क्या देखेंगे? दुख लगता है, गलती हमारी है। हमने बनाया था ना, ये सरकार हमने बनाई थी, हमने ये सिस्टम सोचा था अच्छा होगा। आज अफसोस हो रहा है, अच्छे के लिए किया था। इन बच्चों का जो हो रहा है इनके साथ, उसका पाप का भागीदार मैं भी हूं उसका। आज आपको एक बार फिर सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज को सुनाता हूं। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा लेने की जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारी के पास है, इन्हीं के साथ पूरी टीम काम करती है। परीक्षा के पहले जब ओएसएम सिस्टम लागू किया गया तो यही संयम भारद्वाज साहब छात्रों से संयम रखने की सलाह दे रहे थे, भरोसा दे रहे थे कि सब कुछ हाईटेक होगा, सब कुछ पारदर्शी होगा, गलतियां सिस्टम से खत्म हो जाएंगी। फ्रेंडली होगा, पुस्तकों का जो आवागमन होता है वो रुक जाएगा। दूसरी विशेष बात ये कि हम पूरे विश्व में जो हमारे जहाँ पर हमारे स्कूल्स हैं उनके टीचर्स का उपयोग मूल्यांकन के लिए कर पाएंगे। तीसरी चीज़ ये कि हमारा सीक्रेसी बढ़ेगी। चौथी चीज़ ये कि जो पहले कभी हमारे जोड़ की, घटाव की ये सब मिस्टेक्स होती थी मार्क्स को अवॉर्ड करने पर, तो वो सारी मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। सीबीएसई की परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज को यह तभी समझना चाहिए था कि देश के 17 लाख बच्चों का भविष्य कोई स्टार्टअप ऐप नहीं था कि पहले लॉन्च कर दो और फिर बग फिक्स करते रहो। 12वीं की बोर्ड परीक्षा है ये। इस परीक्षा से बच्चों का भविष्य तय होता है, देश का भविष्य तय होता है। चक्रव्यूह में हमने पहले ही कहा था कि तकनीक अच्छी है लेकिन अधूरी तैयारी खतरनाक साबित हो सकती है। आज अगर सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? हर पेज सही स्कैन हुआ होगा तो क्या सीबीएसई इसकी लिखित गारंटी आज देगा? अगर किसी बच्चे का आंसर शीट का पन्ना धुंधला स्कैन हो गया, ब्लर्ड हो गया, तो यह जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर किसी कॉपी की सभी पेज अपलोड या स्कैन नहीं हो पाए तो इसमें किसकी गलती मानी जाएगी? आंसर शीट बदलने जैसे आरोप क्यों उठ रहे हैं? ओएसएम को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर टेस्ट क्यों नहीं किया गया? और टेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट कहां है? अगर गलती मशीन की है या किसी स्कैन करने वाले की है तो यह सजा मेहनतकश छात्र क्यों भुगत रहे हैं? उनके पेरेंट्स को यह दर्द क्यों झेलना पड़ रहा है? क्या सीबीएसई ने बच्चों के भविष्य को तकनीक प्रयोग बना दिया है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परीक्षा से पहले जब फरवरी के महीने से चक्रव्यूह में हमने छात्रों के डर को दिखाया था, जब टीचर और स्कूल प्रबंधन की तरफ से तकनीकी आशंकाएं आपको गिनाई थी, तब सीबीएसई के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी यानी परीक्षा नियंत्रक साहब इन चिंताओं को हल्के में क्यों ले रहे थे? टीचर डिजिटली सिस्टम के लिए पूरी तरीके से ट्रेन कर दिया गया है और अगर 32 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग में कहीं एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुनिए 12वीं की परीक्षा देने वाले बच्चों के मन में क्या संशय है। ये तो गलत फैसला हुआ क्योंकि सीबीएसई को ये चीज़ हमें बहुत पहले बतानी चाहिए थी। और कहते हैं कि जैसे कि जब टीचर्स चेक करते हैं पेपर तो उसमें भी बहुत सी गलतियां होती है, तो कंप्यूटर पे हम लोग कैसे भरोसा कर सकते कि उस पर सही होगा? एक हफ्ते में एग्जाम से इतना प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, ऊपर से ये आप बता दे रहे हो कि 12th में आपका पेपर ऐसे चेक नहीं होगा जैसे हमेशा से सबका होते आ रहा है। लाइक हमारे ही बैच पे क्यों इस चीज पे हमारी बैच को टारगेट किया गया? इन लोगों को पहले चेक करना चाहिए कि इसका आउटकम क्या है 11th में करके, और ना कि डायरेक्ट 12 में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, वो भी सिर्फ सीबीएसई के लिए।
हमारे सवालों के जवाब में तब सीबीएसई की तरफ से कहा गया कि सिस्टम बिल्कुल तैयार है, लेकिन आज क्या परीक्षा नियंत्रक साहब बताएंगे कि क्या सिस्टम तैयार था या सिर्फ कोरे दावे किए जा रहे थे। छात्रों की तरफ से हमारे आज सरकार और सीबीआई से सीधे सवाल है। सवाल कि क्या ओएसएम को लेकर सीबीएसई की तैयारी अधूरी थी? क्या बिना पूरी टेस्टिंग के देश भर में इस ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लागू कर दिया गया? अगर सिस्टम में गड़बड़ियां थी तो उसका खामियाजा छात्र क्यों भुगत रहे हैं? ये जवाब कौन देगा? अब इसमें वेदांत नाम के एक छात्र की कहानी आपको सुनाता हूं। वेदांत की क्या गलती है? वेदांत के फिजिक्स में अनुमान से कम नंबर आए। इसके बाद उन्होंने रीइवैल्यूएशन के लिए सीबीएसई से अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी मांग ली। रीवैल्यूएशन प्रोसेस के दौरान जब वेदांत ने पोर्टल से अपनी फिजिक्स की स्कैन कॉपी डाउनलोड की तो आंसर शीट किसी और की निकली। किसी और छात्र की कॉपी वेदांत के नाम पर चढ़ा दी गई थी, उसको भेज भी दी गई। ऐसे ही संजना नाम की छात्रा के साथ हुआ। संजना को केमिस्ट्री में अनुमान से कम नंबर मिले थे। उन्होंने भी सीबीएसई से स्कैन कॉपी मंगवाई। जब संजना ने इसे अपलोड किया तो देखा कि जो आंसर शीट उन्हें सीबीएसई ने भेजी है वो उनकी है ही नहीं। ओएसएम के चलते जो भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, आखिरकार कौन कर रहा था ये गड़बड़ियां? ये स्कैनिंग किसने की है? ये गलत रोल नंबर किसने चढ़ा दिए हैं? छात्र ए की कॉपी छात्र बी के पास और बी की कॉपी सी के पास कैसे पहुंच रही है? किसकी जिम्मेदारी है ये? अब एक और कहानी सुनिए हर्ष चौरसिया छात्र की। इस छात्र की क्या गलती है? हर्ष ने 12वीं में 84% अंक हासिल किए, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। उसको ज्यादा नंबर आने थे ऐसा उसको लगता था। उसको उम्मीद से कहीं ज्यादा नंबर आने वाले थे। जब कॉपी रीवैल्यूएशन कराई तो पता चला कि सप्लीमेंट्री कॉपी ही गायब है। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाले हर्ष के परिवार को उससे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन परिवार की उम्मीदों पर सीबीएसई के इस सिस्टम ने ग्रहण लगा दिया है। हर्ष को फिजिक्स में उम्मीद से बेहद कम 73 मार्क्स ही मिले। हर्ष ने अपनी उत्तर पुस्तिका देखने के दावा किया। उनकी फिजिक्स की सप्लीमेंट्री कॉपी गायब निकली, जिसकी वजह से उनके मार्क्स काटे गए। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज सीबीएसई के दिल्ली स्थित दफ्तर पहुंच गए। चेयरमैन समेत सभी बड़े अधिकारियों के साथ एक मीटिंग बुला ली। छात्रों को फिर से आश्वासन दिया कि अगर इस प्रक्रिया में कोई जानबूझकर लापरवाही या गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी कंट्रोवर्सी के बीच आज पहली बार शिक्षा मंत्री ने माना कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी हुई है। आपको यहां पर याद दिला देना चाहता हूं कि नीट पेपर लीक विवाद में भी धर्मेंद्र प्रधान साहब ने कमांड चेन में गड़बड़ी की ओर इशारा करते हुए माना था कि कुछ खामियां थीं, और अब सीबीएसई ओएसएम विवाद में भी गलती मान रहे हैं। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असामादित नहीं छोड़ेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान सीबीएसई पर गलती मान रहे हैं, नीट पेपर लीक पर गलती मान रहे हैं, और यूजीसी के मामले में भी वो अपनी गलती को मान चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर यह भी है कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर भी नीट पेपर लीक को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई गई। हाई लेवल मीटिंग थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें मौजूद थे, जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर हैं। एनटीए के महानिदेशक के साथ साथ पीएमओ के भी वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इस बैठक में आगामी नीट परीक्षा की जो दोबारा होनी है उसमें बड़े बदलावों पर गहन चर्चा की गई है। बैठक में दोबारा नीट एग्जाम में डिफेंस फोर्सेस की मदद लेने के बारे में भी मंथन हुआ है। यह भी बताया जा रहा है, आपको बता दें कि नीट की दोबारा परीक्षा 21 जून को होनी है। तारीख का ऐलान हो गया है। इस बार पेपर लीक ना हो उसके लिए दुरुस्त इंतजाम करने में सरकार लग गई है। अब बात करते हैं आज की अगली एक और बड़ी स्टोरी की। बात कर्नाटक की कर रहा हूं। आज सिद्धारमैया ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सवाल है कि इस्तीफे के पीछे राहुल गांधी का नेक्स्ट सियासी प्लान क्या है। बेंगलुरु के कावेरी निवास पर आज जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने तमाम मंत्रियों को सुबह सुबह नाश्ते पर बुलाया था तो माहौल बहुत भावुक था। दिल्ली से आए आदेश का पालन करते हुए सिद्धारमैया ने भारी मन से ही लेकिन पूरी गरिमा के साथ विदाई का ऐलान अपने साथियों को बता दिया। डिप्टी सीएम
डीके शिव कुमार ने उस वक्त जो वहां मौजूद थे अपने मुख्यमंत्री के, अपने वरिष्ठ के पैर छुए। मुख्यमंत्री ने उनको उठाया, दोनों गले मिले और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की पटकथा पूरी हो गई, जैसा कि कांग्रेस आलाकमान चाहता था। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सिद्धारमैया को हटाने से कांग्रेस का मकसद पूरा हो गया या फिर ये राहुल गांधी के नए मिशन की एक शुरुआत हुई है? आज हम कर्नाटक के इसी सियासी चक्रव्यूह का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं सिद्धारमैया का वो बयान जो उन्होंने इस्तीफा राज्यपाल के सचिव को सौंपने के बाद दिया था। कर्नाटक मेरू नट मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है क्योंकि हाई कमांड ने मुझे पहले ही इस्तीफा देने के लिए कह दिया था। मुझे पूरा भरोसा है कि जब राज्यपाल आएंगे तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे क्योंकि ये संविधान के अनुसार किया जाना है। हम पूर्ण बहुमत में हैं, इसलिए ये संवैधानिक है कि मुख्यमंत्री को सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। राज्यपाल थे नहीं, राज्यपाल के सचिव को इस्तीफा सौंपा था सिद्धारमैया ने, क्योंकि आलाकमान ने कहा था कि आज इनको इस्तीफा देना, आज की तारीख तय थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी चौड़ी की सिद्धारमैया ने अपने 3 साल के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा पेश किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी उन्होंने साफ कर दिया कि जो अटकलें चल रही हैं कि उनको राज्यसभा की सीट दी जा रही है, उनका मन नहीं है कि वो राज्यसभा की तरफ जाए। ये पेशकश उन्होंने ठुकरा दी है और वो ये चाहते हैं कि बचा हुआ जो 2 साल का उनका विधायक का कार्यकाल है उसको वो पूरा करें। आपको याद दिलाऊं, जब नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था तब नीतीश कुमार ने कहा था कि उनकी शुरू से एक बार उच्च सदन के सदस्य बनने की बहुत इच्छा रही है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन सिद्धारमैया के साथ उल्टा था, उनको उच्च सदन में जो कभी सदस्य नहीं रहे उनको कहा गया आप राज्यसभा आ जाइए, मगर उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, मैं तो विधानसभा में रहूंगा। कांग्रेस हाईकमान ने मुझे राज्यसभा भेजने की पेशकश की थी, मैंने पोलाइटली मना कर दिया। मुझे राष्ट्रीय राजनीति में कोई रुचि नहीं है, मैं राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहता हूं क्योंकि अभी 2 साल और विधायक के रूप में बाकी है। सिद्धारमैया के बाद अब कर्नाटक की कमान डीके शिव कुमार के हाथों में होगी। ये भी आज सिद्धारमैया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया, जिन्होंने कांग्रेस का सीएम बनकर दक्षिण भारत का किला और मजबूत बनाने की नींव अब कांग्रेस शिव कुमार के साथ डालना चाहती है। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें डीके शिव कुमार को औपचारिक तौर से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अब सिद्धारमैया को नेशनल ओबीसी ब्रांड के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कांग्रेस पार्टी की बड़ी तैयारी है। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एक मजबूत ओबीसी चेहरे की जरूरत है, जो राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के नारे को जमीन पर उतार सके। जातिगत जनगणना से याद आया, कर्नाटक में सिद्धारमैया ये मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने जातिगत जनगणना करके दिखा दी है, और वो रिपोर्ट भी उन्होंने परसों जब वो पहुंचे दिल्ली से वापस बेंगलुरु, उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और नई सरकार के लिए छोड़ दिया कि भाई अब आप इसको सार्वजनिक करिए। यानी जातिगत जनगणना कराने वाले मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी दिल्ली लाकर अब बीजेपी पर दबाव बनाएगी। कुल मिलाकर कर्नाटक में सीएम बदलने का सीधा कनेक्शन 2029 से अब कनेक्ट होता दिखाई देता है। राहुल गांधी का यह चक्रव्यूह उत्तर भारत की राजनीति के उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए है जहां बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले अजय अभी दिखाई देती है। राहुल जानते हैं कि बीजेपी को अगर दिल्ली की गद्दी से हटाना है तो उन्हें दक्षिण भारत की 129 सीटों पर ऐसा चक्रव्यूह रचना होगा जिसमें बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट फंसकर रह जाए। दक्षिण भारत की राजनीति को करीबी से जो जानने वालों के मुताबिक कांग्रेस दक्षिण में रक्षात्मक राजनीति के बजाय बेहद आक्रामक चेहरों को आगे बढ़ा रही है। तेलंगाना में पहले से ही रेवंत रेड्डी जैसा युवा और आक्रामक नेता कमान संभाल रहा है, जिसने केसीआर के अवैध किले को ढाकर दक्षिण में कांग्रेस की पहली बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। इसी तरीके से केरल में हाल ही में वीडी सतीशन मोर्चा संभालते हुए नजर आए। इस बार विधानसभा चुनावों में सतीशन के नेतृत्व में कांग्रेस ने लेफ्ट का आखिरी किला भी ढा दिया, यानी केरल में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। अब कर्नाटक में डीके शिव कुमार के आने से दक्षिण भारत में कांग्रेस के पास बेहद आक्रामक और फाइटर छवि वाले 3 मुख्यमंत्री होंगे जो सीधे बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। राजनीति में कोई भी चाल जोखिम से खाली नहीं होती। राहुल गांधी का मिशन साउथ
2029 कागज पर जितना परफेक्ट दिखता है, जमीन पर इसके सामने उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। जमीन पर अगर यह संदेश गया कि बेहद लोकप्रिय पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री को हटाकर एक रसूखदार और ऊंचे माने जाने वाले वोकलिंगा समुदाय को सत्ता सौंपी गई है, तो इससे कांग्रेस की पूरी प्लानिंग पर पानी भी फिर सकता है। राहुल गांधी का यह दांव हाई रिस्क वाला है। अगर डीके शिव कुमार अपनी क्षमता से वोकलिंगा को जोड़ते हुए पुराने अहिंदा वोट बैंक को थामे रखते हुए कामयाब होते हैं तो ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। लेकिन अगर जमीन पर समीकरण थोड़े भी दरके तो इतिहास गवाह है कि राजनीति में टाइमिंग का खेल उल्टा पड़ने में देर नहीं लगती। Therefore, Siddaramaiah didn't have really a period of 3 years of a peaceful governance, and because of the mismanagement of the finances and difference of opinion, the governance was totally zero. Administration was totally failed, as well as development was not to be seen, and the debt of the government has increased 4 times. तो बीजेपी अब दबाव बनाना शुरू कर रही है। उत्तर भारत की कठिन राजनीतिक डगर के बीच कांग्रेस के लिए दिल्ली का रास्ता दक्षिण भारत से होकर गुजरता है। कांग्रेस जानती है कि अगर 2029 के लोकसभा में कुछ करना है तो दक्षिण भारत के किसी सियासी किले को अपने और मजबूत करना होगा। इसीलिए राहुल गांधी और की टीम का पूरा प्लान, इस वक्त पूरा ध्यान भी दक्षिण भारत के 5 प्रमुख राज्यों पर अब केंद्रित हो गया है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में लोकसभा की 129 सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण से कांग्रेस के 40 सांसद जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। 543 लोकसभा सीटों की बात करें तो करीब 1/4 सीट दक्षिण के इन्हीं 5 राज्यों से आती है। अगर कोई पार्टी यहां पर मजबूत होती है तो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर बीजेपी अभी भी दक्षिण में कुछ खास करती नहीं सफल होती दिखी है। हालांकि पैठ बढ़ाने की कोशिश वो लगातार कर रही है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों की बात करें तो इस समय आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है। टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें हैं। देश में इस समय कांग्रेस 4 राज्यों में राज कर रही है, जिसमें से 3 राज्य दक्षिण भारत के साउथ के हैं। इसीलिए राहुल गांधी को साउथ में ज्यादा संभावनाएं अब नजर आ रही हैं। तमिलनाडु की विजय सरकार को भी कांग्रेस का समर्थन तुरंत मिल गया है। इस बार कांग्रेस ने डीएमके के साथ छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाया। 30 साल पुरानी दोस्ती को 3 दिन में तोड़ दिया, यानी विजय के साथ गलबैया कर ली, टीवीके को समर्थन दे दिया। राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही स्थायी दुश्मन। सारा खेल टाइमिंग का है। जो समय की नब्ज को पहचान कर सही टाइमिंग पर अपनी चाल चल दे, सत्ता का ताज उसी के सर पर सजता है। कहते हैं राजनीति में समय से पहले और समय के बाद लिया गया हर फैसला आत्मघाती होता है। इतिहास गवाह है कि जब कांग्रेस से पंजाब में टाइमिंग चूकी तो सत्ता हाथ से चली गई। जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फैसला लेने में देरी हुई तो कांग्रेस की सरकारें वहां चुनाव हार गईं। लेकिन कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन करके 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2029 के आम चुनाव का डंका अभी से बजा दिया गया है। सिर्फ साउथ की स्टेट्स, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तो चंद्रबाबू नायडू के पास हैं, तेलुगु देशम के पास, वो अलाई हैं बीजेपी के। तो साउथ को अपने पीछे, अपने साथ मजबूत रखना, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगी राहुल गांधी की। साउथ कांग्रेस का रहे और वहाँ चुनौती, केरल में इलेक्शन हो गए, तमिलनाडु में इलेक्शन हो गए, तेलंगाना अभी नहीं। कर्नाटक सबसे बड़ी चुनौती है और कर्नाटक में पार्टी टूटे नहीं और या टूट के कगार पे नहीं आए और मजबूत हो, उसमें बहुत ज़रूरी था ये फेरबदल होना। जब नीरजा चौधरी जैसी वरिष्ठ पत्रकार कुछ बोलती है तो उसके मायने भी होते हैं। खैर, अब आपको दिखाता हूं 2024 वाला कांग्रेस का स्कोर कार्ड क्या कहता है। जो कांग्रेस का स्कोर आया उस वक्त 99 सीट्स का। इस वक्त अगर आप देखेंगे इस सीट पर कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा। दक्षिण भारत की 40 सीटें कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण से जीती थी। बाकी की जो 50 के आसपास सीटें हैं, आप 60 सीटें कह लीजिए, वो इन इलाकों से। उत्तर भारत से 26, पश्चिम से 15, मध्य से 1 सीट आई, पूर्वी से 10 और उत्तर पूर्व से 7 सीटें आई।
ये सबसे बड़ा किला है और इस जगह पे भारतीय जनता पार्टी केवल कर्नाटक में मजबूत है। इसीलिए कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन कर कर वहां की 28 सीटों पर कांग्रेस अपनी जो सुप्रीमेसी है बीजेपी के ऊपर उसको बनाए रखना चाहती है। आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, और जो कि ऐसी कहानी है जिसमें आपकी बहुत दिलचस्पी होगी। फेमस डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन आज माया नगरी से जो खबर आई है उसने इस डायलॉग को ही पलट कर रख दिया है। जो डॉन 11 मुल्कों की पुलिस के हाथ नहीं आया, वो आज अपनों के ही बनाए चक्रव्यूह में फंसा हुआ है कि पूरी फ्रेंचाइजी यानी डॉन 3 पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। बॉलीवुड में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है कि क्या डॉन को धुरंधर ने फंसा दिया है। फरहान अख्तर की होम प्रोडक्शन एक्सेल एंटरटेनमेंट की मोस्ट अवेटेड फिल्म डॉन 3 को लेकर एक ऐसा विवाद अब खड़ा हो गया है कि एक सुपरस्टार कटघरे में है। बात सिर्फ फिल्म छोड़ने की नहीं है, बात स्क्रिप्ट में दखलंदाजी, वॉयलेंट सीन्स की डिमांड, 45 करोड़ का और हर्जाना और आखिरकार धुरंधर फेम सुपरस्टार रणवीर सिंह पर एक तरह से लगे बैन की जो है। इस जंग को समझने के लिए पहले उस लीगेसी को समझना होगा जिसे दांव पर लगाया गया है। साल 1978 जब सलीम जावेद की जोड़ी ने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसने अमिताभ बच्चन को अजेय कर दिया। महज कुछ लाख रुपए में बनी डॉन ने बॉक्स ऑफिस पर उस वक्त अपनी लागत से 10 गुना ज्यादा कमाई करके प्रोड्यूसर्स की तिजोरियों नोटों से भर दी थी। इसके बाद साल 2006 में इस विरासत को संभाला जावेद अख्तर साहब के बेटे फरहान अख्तर ने। किंग खान यानी शाहरुख खान नए दौर के शातिर और स्टाइलिश डॉन बनकर स्क्रीन पर आए और बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। 2011 में आई डॉन 2 द किंग इज बैक। इस फ्रेंचाइजी ने एक्सेल एंटरटेनमेंट को बॉलीवुड के सबसे बड़े ब्रांड में से एक बना दिया। हर किसी की नजरें थी कि इसके तीसरे पार्ट पर। साल 2023 में फरहान अख्तर ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि अब डॉन की लीगेसी को वो आगे बढ़ाएंगे नए जमाने के सुपरस्टार रणवीर सिंह के साथ। फैंस झूम उठे। सोशल मीडिया में इस फिल्म का टीजर भी लॉन्च कर दिया गया। डॉन 3 का ये टीजर करीब 2 साल पुराना है। जी हाँ, 2 साल पुराना। मिलियंस व्यूज हैं इसके यूट्यूब पर। शुरुआत में इस मेगा प्रोजेक्ट में लीड एक्ट्रेस के तौर पर कियारा अडवाणी को साइन किया गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खबरों के मुताबिक मैटरनिटी ब्रेक के चलते कियारा को इस फिल्म से पीछे हटना पड़ा। इसके बाद मेकर्स ने कृति सनन को अप्रोच किया। ऐसी खबरें बाजार में तैरने लगी थी, लेकिन एक्ट्रेस के बदलने और बार बार रीवर्क के चक्कर में फिल्म का शेड्यूल आगे खिसकता गया। फिल्म लगातार डिले होती रही और इसी देरी ने उस मोड़ की नींव रख दी जहां आज ये पूरी फिल्म अब डब्बा बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। डॉन 3 की शूटिंग में डिले हुई तो रणवीर सिंह खाली नहीं बैठे, वो व्यस्त हो गए अपनी दूसरी फिल्म धुरंधर में। 2025 के आखिर में धुरंधर 1 रिलीज हुई और फिर इसी साल की शुरुआत में धुरंधर 2 मार्च के महीने में रिलीज हो गई। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की दोनों ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। दावा है कि धुरंधर की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद रणवीर सिंह के तेवर बदल गए। मीडिया रिपोर्ट्स पर भरोसा करें तो धुरंधर फ्रेंचाइजी से पहले रणवीर सिंह आलिया भट्ट के साथ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक करण जौहर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ड्रामा फिल्म के लीड रोल के तौर पर रणवीर को 25 करोड़ उस वक्त मिले थे, जबकि धुरंधर फ्रेंचाइजी के लिए रणवीर सिंह को 50 करोड़ रुपए फीस मिली, यानी सीधे फीस में 100% का इजाफा। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक डॉन 3 की शूटिंग शुरू होने से पहले रणवीर ने अचानक फिल्म छोड़ने का मन बना लिया। मेकर्स का बेहद गंभीर आरोप है कि रणवीर सिंह स्क्रिप्ट में भारी हस्तक्षेप कर रहे हैं। रणवीर चाहते थे कि डॉन 3 में भी धुरंधर की तरह भारी डार्क थीम हो, वॉयलेंट सीन्स और डाले जाएं जो धुरंधर की यूएसपी थी, लेकिन फरहान अख्तर जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, डॉन के उस क्लासिक शातिर और यूनिवर्सल स्वैग को डार्क थीम की भेंट चढ़ाने को तैयार नहीं हुए। नतीजा, रणवीर ने फिल्म से किनारा कर लिया और साइनिंग अमाउंट लौटाने की बात कह दी। रणवीर के अचानक फिल्म छोड़ने से फरहान अख्तर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दावा है प्री प्रोडक्शन स्क्रिप्ट पर रिवर्क और शूटिंग डिले के चलते मेकर्स के करोड़ों रुपए पानी की तरह बह चुके हैं। नुकसान की भरपाई के लिए फरहान सीधे प्रोड्यूसर्स गिल्ड पहुंच गए और रणवीर सिंह पर 45 करोड़ रुपए के हर्जाने का दावा ठोक दिया।
डॉन 3 जो एक्सेल मूवी की फिल्म थी, उसमें उन्होंने 3 साल तक प्री प्रोडक्शन हुआ, बाद में लास्ट मोमेंट में उन्होंने मना कर दिया और फरहान अख्तर की कंप्लेन आई डायरेक्टर एसोसिएशन में, उन्होंने हमें फॉरवर्ड किया, उसके बिहाफ पे उनको बार बार बुलाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने ना आना उचित समझा। खबर यह भी है कि इस विवाद को खत्म करने के लिए इंडस्ट्री के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान साहब ने बीच बचाव किया दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों को साथ बिठाया, गिल्ड ने सुबह का वक्त भी दिया, लेकिन अहम की इस लड़ाई में कोई झुकने को तैयार नहीं था। आखिरकार मामला पहुंचा फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज यानी FWICE के पास। फेडरेशन ने रणवीर सिंह को एक के बाद एक 3 नोटिस भेजे, लेकिन रणवीर ने कड़ा रुख अपनाते हुए FWICE के जुरिस्डिक्शन पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद FWICE ने सुपरस्टार रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि फेडरेशन जो है उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है प्रॉब्लम में सॉल्व करने का या इस केस में पढ़ने का। तो उन्होंने हमारे अस्तित्व को, हमारे आइडेंटिफिकेशन को उन्होंने नकार दिया। यहाँ पर 45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, प्री प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर्स ने खर्चा किया हुआ। ये तो एक्सेल है जो झेल रहा है, दूसरा कोई होता उसने सुसाइड कमिट किया होता। सो आपने प्रोमो भी शूट किया फिल्म का, आप यूनिट निकल रही है और 3 हफ्ते पहले जो है वो आप फिल्म से विड्रॉ कर रहे हैं, कारण कोई भी हो सकता है। तो ये जो प्रथा है ये गलत है, फेडरेशन ये प्रथा को चलने नहीं देगा। रणवीर सिंह के खिलाफ FWICE ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या असर होगा, क्या इसकी वजह से रणवीर की आने वाली दूसरी फिल्मों की रिलीज भी अटक सकती है, ये भी बताएंगे आगे चल के। लेकिन पहले जानिए कैसे FWICE के ऐलान के बाद इंडस्ट्री के कई लोग रणवीर सिंह के सपोर्ट में भी आ गए हैं। जाने माने फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने रणवीर को बैन करने पर फेडरेशन की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जब एक A लिस्ट हीरो शूट करता है तो उसके साथ 300 से ज्यादा वर्कर्स सेट पर काम करते हैं। किसी को बैन करने से उसका नुकसान नहीं होता, बल्कि उन मजदूरों की रोजी रोटी छिन जाती है जो उस काम पर ही निर्भर है। वहीं अपकमिंग फिल्म गवर्नर के प्रमोशनल इवेंट के दौरान एक्टर मनोज वाजपेयी ने भी इस पूरे विवाद पर रिएक्ट किया है। मनोज वाजपेयी ने उम्मीद जताई कि मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा। इंडस्ट्री के लिए वाकई में चिंता की बात है। रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकारों में से एक इस वक्त। इस पूरे मामले पर रणवीर सिंह के स्पोक्स पर्सन का बयान भी अब सामने आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बयान में कहा गया है, रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री और डॉन फ्रेंचाइजी से जुड़े हर इंसान का दिल से सम्मान करते हैं। डॉन 3 को लेकर हाल ही में जो कुछ भी हुआ उस पर रणवीर सिंह ने सोच समझकर चुप रहना ही सही समझा है। रणवीर सिंह का मानना है कि काम से जुड़ी बातें और आपसी रिश्ते हमेशा गरिमा, समझदारी और आपसी सम्मान के साथ ही संभाले जाने चाहिए। जाहिर है रणवीर सिंह का पूरा फोकस अपने काम और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर है, लेकिन सवाल है कि FWICE के इस ऐलान से क्या इन प्रोजेक्ट्स पर असर अब पड़ सकता है। दरअसल फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी FWICE फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स और आर्टिस्ट के हितों की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसकी शुरुआत साल 1956 में हुई थी। FWICE में एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कैमरामैन, टेक्नीशियंस, जूनियर आर्टिस्ट और स्पॉट बॉय जैसी 34 एसोसिएशन के लगभग 4 से 5 लाख मेंबर्स सीधे जुड़े हुए हैं। दावा है कि इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले करीब 90% लोग इसी फेडरेशन से जुड़ी एसोसिएशन से संचालित होते हैं, इसके मेंबर्स हैं। FWICE मेकर्स और एक्टर्स के बीच पैसों के विवाद को भी सुलझाती है। अगर फेडरेशन अपने मेंबर्स को किसी प्रोजेक्ट पर काम करने से रोक दे तो अगले ही दिन से फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग पूरी तरह ठप हो सकती है। रणवीर सिंह को लेकर FWICE के फैसलों की वजह से सुपरस्टार की अपकमिंग फिल्मों के प्रोडक्शन पर क्या असर हो सकता है, इस पर क्या कहना है सीनियर फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा साहब का, सुन लेते हैं। ऐसे होता है ना स्कूल के जमाने में जब बच्चे लड़ते हैं, ओ तूने ऐसे किया अब मैं तेरे को सबक सिखाऊंगा। तो FWICE का मूव भी मुझे ऐसे लगता है कि सबक सिखाने वाली बात है कि हमने जब नोटिस भेजा, हमने जब उन्हें बुलाया, हमारे सामने नहीं आया, अब देखो हम मजा चखाते हैं। लेकिन मजा कुछ चखने वाला है नहीं, क्योंकि इस नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव या बॉयकॉट नोटिस के मायने ही कुछ नहीं है। धुरंधर आता था तो तालियां बजती थी, डॉन 3 आएगा क्या नहीं किसी को नहीं पता। विवाद चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन सिनेमा का एक ही उसूल रहा है, द शो मस्ट गो ऑन।
उम्मीद है कि यह गतिरोध जल्द टूटेगा, क्योंकि इस शो के पीछे सिर्फ बड़े नाम नहीं बल्कि वो सैकड़ों गुमनाम चेहरे भी हैं जिनकी रोजी रोटी इसी कैमरे के ऑन होने से चलती है। ऐसे में मनोरंजन का ये पहिया थमना नहीं चाहिए। आखिर में आ गया हूं, बात करता हूं पब्लिक व्यूज की। आप लोग क्या लिखते हैं? रणवीर सिंह की स्टोरी पर जया दीक्षित जी का ट्वीट है। रणवीर सिंह अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की शानदार सफलता में मस्त होकर ये भूल गए कि कमिटमेंट एक जिम्मेदारी है, इससे मुकरना अच्छी बात नहीं है। एक और पब्लिक व्यू है कर्नाटक के डेवलपमेंट पर। प्रोफेसर प्रदीप लिखते हैं कि कांग्रेस कर्नाटक में वो कलिगा सामाजिक न्याय और कुर्बा समुदाय के आधार को मिलाकर कांग्रेस पूरे दक्षिण भारत में अपने राजनीतिक वर्चस्व को दीर्घकालिक मजबूती देना चाहती है। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।